नंबर 26 है, निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन और संजनन द्वारा होता है? किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन और संजनन द्वारा होता है? और संजनन द्वारा बीज का उत्पादन होंगे उस पौधे का नाम है, प्रजाति है आपको एस्ट्रेसिया और घास। एस्ट्रेसिया और घास प्रजाति के पौधे में जनन और संजनन द्वारा बीजों का उत्पादन होता है। एस्ट्रेसिया और घास प्रजाति के पौधों में बीज का उत्पादन और संजनन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणपोष देखिए, भ्रूणपोष जो है ये मादा युग्मक भिद होता है। भ्रूणपोष क्या है? मादा युग्मक भिद। भ्रूणपोष मादा युग्मक भिद होता है। और मादा युग्मक होने के साथ साथ इसके केंद्र में द्वितीयक केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। कौन सा केंद्रक? द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणपोष क्या है? तो मादा युग्मक भिद है और इसके केंद्र में कौन सा केंद्रक पाई जाती है? द्वितीयक केंद्रक। कौन सा केंद्रक? द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका कौन सा? द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका अर्थात केंद्र में पाई जाने वाली कोशिका कौन सा है? द्वितीयक केंद्रक है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। प्रत्येक पादप कोशिका, चाहे उसका जड़ हो, तना हो, पत्तियां हो, सिर्फ कोशिका चाहिए पौधों का और उनसे एक पूर्ण विकसित पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण का नाम है टोटीपोटेंसी। क्या नाम है? टोटीपोटेंसी। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बीजांड परिवर्तित होता है बीज में। बीजांड किसमें परिवर्तित होगा? बीज में। बीज में कौन बनता है? बीजांड। बीज कौन बनाता है? बीजांड। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 30, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। स्त्री केसर जब जुड़े हैं अर्थात युक्त हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे युक्त अंडपी। युक्त अंडपी। युक्त का अर्थ होता है अलग अलग, युक्त का अर्थ होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। युक्त अंडपी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? देखिए, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में, किस कोशिका में? गुरु बीजाणु मातृकोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका में कौन सा विभाजन? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस विभाजन के फलस्वरूप? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो जनक कोशिका बनते हैं। कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। ये कोशिका जनन में भाग लेते हैं और इस जनन कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कितनी संख्या में? 4 अगुणित होते हैं। ये अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका को, इसको मेगा स्पोर भी कहा जाता है। कौन सा स्पोर? मेगा स्पोर। गुरु बीजाणु मातृकोशिका का दूसरा नाम मेगा स्पोर। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जनन कोशिका, और उस जनन कोशिका के से 4 की संख्या में अगुणित गुरु बीजाणु बनता है।
क्वेश्चन है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? गुरु बीजाणु। ऑप्शन सी सही है। अधिक कितनी संख्या में? तो 4 की संख्या में। कितनी संख्या में? 4। यदि विभाजन पूछता तो कौन सा विभाजन हो जाता? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? तो नर युग्मक का निर्माण होता है जनन कोशिका से। किस कोशिका से? जनन कोशिका। ऑप्शन सी सही है। जनन कोशिका से ही नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है। क्वेश्चन 33 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो लैंगिक जनन में यदि पुष्पीय पादप है और उसमें लैंगिक जनन होगा वह पुष्प के द्वारा, फ्लावर अर्थात फूल के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। पौधों का लैंगिक अंग पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? पुष्प। पुष्प जो है लैंगिक अंग है। अब पुष्प में भी अंग 4 भाग हैं। पुष्प के 4 पत्र होते हैं जिसमें से 2 जो हैं आपको जनन में भाग लेंगे और 2 सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है एक प्रारूपिक पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्पपत्र? कितने प्रकार के पुष्पपत्र? तो 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक फ्लावर में, एक फूल में आपको 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं। इसमें पहला है आपको बाह्य दलपुंज। फर्स्ट कौन सा है? बाह्य दलपुंज। दूसरा है दलपुंज। तीसरा है आपको पुमंग और चौथा है जायांग। जायांग। पुष्प के 4 दलपुंज हैं, यानी पुष्पपत्र कितने हैं टोटल? 4। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये बाह्य दलपुंज पुष्प का सहायक अंग, पुमंग और जायांग पुष्प का आवश्यक अंग है। पुमंग जो है पुष्प का नर जनन अंग भी है। नर जनन अंग। पुष्प का नर जनन अंग कौन सा? पुमंग। और जायांग जो है पुष्प का मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग या भाग है ना। पुष्प का मादा जनन भाग पूछेंगे, बोलेंगे जायांग। जायांग का एक रचना, जायांग में कई सारे होते हैं, समूह में होते हैं। एक रहेगा उसी को स्त्री केसर भी बोला जाता है। स्त्री केसर। इसी तरह पुमंग कई सारे मिले हैं। यदि एक रचना लेंगे तो इसी का नाम है पुंकेसर। 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 एक रहेगा पुंकेसर, सब मिला हुआ है पुमंग। एक रहेगा स्त्री केसर, सब मिला हुआ रहेगा जायांग। तो पुष्प में टोटल कितने प्रकार के पुष्पपत्र? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। 4 प्रकार के। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? नर जनन संरचना है, नर जनन अंग है तो पुमंग या पुंकेसर भी होता। ऑप्शन में पुमंग है। नर जनन अंग कौन सा? पुमंग। ऑप्शन ए सही है। पुमंग को पुष्प का नर जनन संरचना, नर जनन भाग या नर जनन अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के मादा जनन संरचना को क्या कहते हैं? मादा जनन संरचना को क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। क्या कहेंगे? जायांग। यदि एक रहता उसको स्त्री केसर भी कह सकते थे, स्त्री केसर या जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है सेमल में परागण किसके द्वारा होता है? तो सेमल और कदम इन दोनों में परागण होता है चमगादड़ से। किसके द्वारा? चमगादड़। सेमल और कदम दोनों में परागण किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा। ऑप्शन डी राइट है। 38 है अनुन्मीलय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। अनुन्मीलय परागण होता है क्या? अर्थात ये एक द्विलिंगी पुष्प है। कौन सा पुष्प? ऐसे द्विलिंगी पुष्प हैं जो कभी नहीं खिलते। ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते है ना, उसको अनुन्मीलय पुष्प कहा जाएगा। और उसमें यदि परागण यदि होगा अनुन्मीलय परागण कहेंगे। और इस प्रकार का परागण क्या होगा? जब फूल खिलेगा ही नहीं तो परागण हो नहीं सकता, इसलिए कौन सा परागण होगा? स्वपरागण। अनुन्मीलय पुष्प क्या है? अनुन्मीलय पुष्प हो गया ऐसे द्विलिंगी पुष्प, ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं अनुन्मीलय परागण कहलाते हैं। उस पुष्प को अनुन्मीलय पुष्प कहेंगे और प्रक्रिया को
उन्हें परागण कहेंगे। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? देखिए एरिल है क्या? एरिल एक आवरण का नाम है। एरिल क्या है? आवरण। एरिल एक आवरण का नाम है और ये आवरण निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं। किसके फलस्वरूप बनते हैं? निषेचन के फलस्वरूप, है ना। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनेंगे? कहाँ बनेंगे? प्रक्रिया पूछे निषेचन कहाँ बनेंगे? तो ये बनते हैं बीज के ऊपर। कहाँ बनेंगे? बीज के ऊपर। कहाँ बनते हैं? बीज के ऊपर। एरिल कहाँ बनेंगे? बीज के ऊपर का आवरण है। और ये विकसित किससे होते हैं? तो फल के डंठल से। एरिल किससे विकसित होते हैं? फल के डंठल से ये विकसित होते हैं। फल के डंठल से विकसित। एरिल किससे विकसित होते हैं? फल के डंठल से। और ये जो है, इसे जो है बीज का, किसका? बीज का तो आवरण है ही, बीज का सहायक आवरण कहा जाता है। कौन सा आवरण कहा जाता है? सहायक आवरण। बीज का सहायक आवरण किसे कहा जाता है? एरिल को। एरिल एक आवरण है ना। कहाँ बनते हैं? बीज के ऊपर। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप? निषेचन के फलस्वरूप, है ना। किससे विकसित होते हैं? तो फल के डंठल से। और बीज का सहायक आवरण कौन? एरिल। क्वेश्चन है आपको, किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? अब देखिए ऐसे है जिसमें एरिल नहीं पाया जाता है, तो शरीफा, लीची और मिष्टिका, इन सब में एरिल पाया जाता है। इन सब में बीज के ऊपर जो आवरण बनता है ना, बीज का जो सहायक आवरण है वह फल के डंठल से। सिर्फ यहाँ बचा आम। आम में एरिल नहीं पाया जाता है। आम में एरिल नहीं पाया जाता है क्योंकि आम का निर्माण जो है मुख्य रूप से किससे होता है? ओवरी से। इधर जो है लीची का निर्माण एरिल से होता है। शरीफा का पुष्पासन हो गया, है ना। तो आम आपको ओवरी से बनते हैं और इसमें एरिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, परिभ्रूणपोष, जिसे इंग्लिश में पेरिस्पर्म भी कहेंगे, किसका बचा हुआ भाग है? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म जो है वह बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है। बीजांडकाय का बचा हुआ भाग कौन? परिभ्रूणपोष। बीजांडकाय का बचा हुआ भाग परिभ्रूणपोष अर्थात पेरिस्पर्म है। इसका पुष्पासन खाया जाता है। विभिन्न फल का निर्माण भिन्न भिन्न पुष्प के भागों से होता है, जिसमें आपका कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि पुष्पासन को लें। पुष्पासन से किस किस फल का निर्माण हुआ? तो है सेब। सेब यदि खाते हैं तो पुष्पासन खाते हैं। उसके बाद आपका नाशपाती। सेब, नाशपाती, इसका पुष्पासन खाया जाता है। सेब और नाशपाती का पुष्पासन। उसके बाद आम, अमरूद, पपीता, इन सब का फल भित्ति खाई जाती है। फल भित्ति। फल भित्ति किसका खाया जाता है? आम हो गया, पपीता हो गया, आम, पपीता, अमरूद, टमाटर, इन सब का फल भित्ति खाया जाता है। फल भित्ति खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। सेब, नाशपाती का फल भित्ति हो गया, आम, पपीता, अमरूद, टमाटर का। उसके बाद भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो हम खाते हैं वह है नारियल। नारियल का कौन सा हिस्सा खाते हैं? भ्रूणपोष, नारियल। नारियल का। इसके अलावा गेहूं। गेहूं, नारियल और गेहूं में भ्रूणपोष खाते हैं। उसके बाद एरिल। एरिल किसका खाते हैं? लीची का। एरिल, लीची का कौन सा भाग? एरिल को खाते हैं। उसके बाद आपको है परिदलपुंज। परिदलपुंज में हम खाते हैं कटहल। कटहल का परिदलपुंज खाया जाता है। उसका एक अनानास। अनानास का भी परिदलपुंज खाया जाता है। ये सेब वाला एक तो ज्यादा पूछा जाता है। लीची, सेब और लीची मुख्य पूछा जाता है। सेब का कौन सा भाग? पुष्पासन। या किसका पुष्पासन खाया जाएगा? सेब और नाशपाती का, है ना। लीची का कौन सा भाग? एरिल। किसका एरिल खाया जाता है? लीची का। याद रखेंगे। किसका पुष्पासन खाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41, किसका पुष्पासन खाया जाता था? ऑप्शन हो जाएगा बी, सेब। यदि एरिल कहता तो लीची। क्वेश्चन 42 है,
जायगोट से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जायगोट से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जायगोट से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया जो है उसको बोला जाता है एम्ब्रियोजेनी। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोजेनी। जायगोट से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। नेक्स्ट, किस फल का बीजचोल खाया जाता है? बीजचोल अर्थात एरिल। देखिए लीची तो है ही कन्फर्म है, लीची का बीजचोल खाया जाता है। इसके अलावा शरीफा और जायफल, शरीफा और जायफल इसका भी बीजचोल अर्थात एरिल खाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट है, पुष्प किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प बने होते हैं पत्तियों से, पत्तियां ही रूपांतरित होकर पुष्प अर्थात फूल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 45 है, लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है। लघु बीजाणुधानी की जो आंतरिक पोषक भित्ति है वो आपको टेपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है? टेपिटम। टेपिटम ऑप्शन ए, लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति टेपिटम कहलाती है। क्वेश्चन 46 है, परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का जो बाह्य चोल अर्थात बाहरी भित्ति या बाह्य आवरण ये प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है। इस पदार्थ का? प्रतिरोधक पदार्थ का। प्रतिरोधक पदार्थ। परागकण का बाह्य चोल प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है, जिसे ऑस्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्पोरोपोलेनिन। ऑस्पोरोपोलेनिन। परागकण का बाहरी चोल, बाहरी भाग या बाहरी आवरण बना होता है ऑस्पोरोपोलेनिन का, जो प्रतिरोधक पदार्थ है, जल से कीट से सुरक्षा करते हैं परागकणों का। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, परागकण का अंतःचोल यानी आंतरिक भित्ति किसका बना होता है? परागकण का जो आंतरिक भित्ति है वह पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कौन सा पॉलीसेकेराइड? वह है आपको सेल्यूलोज और पेक्टिन। सेल्यूलोज और पेक्टिन। परागकण का अंतःचोल आंतरिक भित्ति जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन नामक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी दोनों सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों से बना होता है। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? द्विनिषेचन में कुल 3 केंद्रक भाग लेते हैं। कितने केंद्रक? 3 केंद्रक। देखिए, 2 ध्रुवीय केंद्रक द्विनिषेचन कब होता है? जब 2 ध्रुवीय केंद्रक, जब 2 ध्रुवीय केंद्रक और प्लस में 2 ध्रुवीय केंद्रक और साथ ही आपको जो है एक नर युग्मक, एक नर युग्मक जब भाग लेते हैं तब ये द्विनिषेचन कहलाएगा। द्विनिषेचन। द्विनिषेचन किसे कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। कितने ध्रुवीय केंद्रक? 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक के संयुग्मन को द्विनिषेचन कहा जाता है। तो द्विनिषेचन में 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 केंद्रक किसका हो गया? एक नर युग्मक, एक केंद्रक इसका हो गया। टोटल कितने केंद्रक भाग लेंगे? 3। द्विनिषेचन में कितने केंद्रक? 3 केंद्रक भाग लेते हैं। ऑप्शन बी सही है। 49 है, भ्रूणकोश की घटक कोशिकाएं हैं। भ्रूणकोश की घटक कोशिका। देखिए, भ्रूणकोश या मादा युग्मकभिद, भ्रूण कोश का दूसरा नाम मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, ये जो है आपको इसका निर्माण जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से होते हैं। कितने कोशिकाओं से? 4। पहला है आपको अंड कोशिका, दूसरा सहायक कोशिका और द्वितीय केंद्रक दोनों, और तीसरा एंटीपोडल्स। तो 4 कोशिका अंड कोशिका होगी, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक और एंटीपोडल्स, ये भ्रूणकोश का घटक है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। सही आंसर हो जाएगा डी। भ्रूणकोश के बदला आपको मादा युग्मकोद्भिद भी दे सकता है। 50 है, इनमें कौन पुष्प का आवश्यक भाग है? पुष्प के प्रायः 4 भाग। पुष्प के प्रायः 4 भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग और जांघ। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को, बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये पुष्प का सहायक भाग है। कौन सा भाग? सहायक भाग। पुंमंग और जायांग, पुंमंग और जायांग ये पुष्प का आवश्यक भाग है। पुंमंग भी आवश्यक है, जायांग भी आवश्यक है। सही आंसर हो जाएगा सी,
ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों।